बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की घटना सामने आई है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश की। हिंदुओं के घरों में जो हमले हुए हैं उसके कुछ और वीडियो सामने आए हैं। घरों से बाहर निकालने की कोशिश भी उन्हें की गई है। ये तस्वीरें देखिए, कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई हैं हमलों से जुड़ी। हिंदुओं पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में मदद मांग रही हैं महिलाएं। हिंदुओं के घरों पर पथराव किया जा रहा है। जलते घर, सामान की लूट, मारपीट, चीख पुकार, चित्कार। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर घोर अत्याचार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। लूटपाट की खुली वारदात हो रही है। हिंदुओं के घरों में हमलों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। दंगाइयों की भीड़ हिंदुओं को घरों से बाहर निकालकर लूटपाट करने में जुटी है। अब हिंदुओं पर हमले का एक और वीडियो देखिए। इन लेटेस्ट तस्वीरों में महिलाएं मदद मांग रही हैं। आशियाने को खुद के सामने बर्बाद होता देख रही हैं। हिंदुओं के घरों पर पथराव हो रहा है, मगर सब बेबस हैं, लाचार हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बांग्लादेश से अराजकता का एक और वीडियो देखिए। तस्वीरों में दंगाई भीड़ लूटपाट कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, मारपीट जारी है। बांग्लादेश में हिंदू मालिक का एक मॉल दिन दहाड़े लूट लिया गया। भीड़ ने मॉल को निशाना बनाया और फिर जमकर लूटपाट मचाई। जिसके हाथ में जो सामान आया उठाकर ले गया। काफी देर तक तोड़फोड़ की गई। आर्मी और पुलिस ने इस मॉल को बचाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा की एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। ढाका के खिलगांव थाना क्षेत्र में हिंदू मंदिर और घरों पर हमले किए गए। कट्टरपंथियों ने हिंदू बस्ती को तबाह कर दिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ढाका के खिलगांव थाना क्षेत्र में हिंदू मंदिर और घरों पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला बोल दिया। कट्टरपंथियों ने घरों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। हर तरफ चीख पुकार मच गई। बांग्लादेश के पावना जिले में भी हिंदू अल्पसंख्यकों के घर पर हमले किए गए। हिंसा और दंगों की वजह से सुजानगर में हिंदू परिवार रात भर सो नहीं पाए। वार्ड नंबर 2 में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना सामने आई। हिंदू महिलाएं और बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो ढाका में कई न्यूज चैनलों को भी निशाना बनाया गया। शेख हसीना के पक्ष में खबर दिखाए जाने की वजह से हमले किए गए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के कई न्यूज चैनलों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने न्यूज चैनल में रखा सारा सामान तोड़ दिया। ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद न्यूज चैनल का प्रसारण बंद है। हुड़दंगियों ने बांग्लादेश के 71 टीवी, सोमोय टीवी, डीबीसी न्यूज टीवी और एटीएन बांग्लो और समकल न्यूज चैनल में तोड़फोड़ की। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के पक्ष में खबर दिखाए जाने के कारण चैनलों को टारगेट किया गया। और बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों के साथ साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। काली मंदिर से नोआखाली टेंपल तक हमले हुए। इस इलाके में हिंदुओं के मकान, दुकान सब तबाह कर दिए गए। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें बांग्लादेश के कांडीपारा जिले की है, जहां कट्टरपंथियों ने वरात में काली मंदिर पर हमला किया। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया और कुछ मूर्तियों को मंदिर के बाहर निकालकर फेंक दिया। साथ ही मंदिर का गेट भी तोड़ दिया। बांग्लादेश के हिंदू बहुल इलाकों में हिंसा का दौर जारी है। तस्वीरें नोआखाली इलाके की है, जहां कट्टरपंथियों ने एक मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर में तोड़फोड़ करने के बाद मंदिर के बाहर भी उपद्रवियों ने आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो हुड़दंगियों ने लोगों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हिंसा के बीच बांग्लादेश से राहत भरी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। देखिए किस तरह से हिंदू मंदिरों के बचाव में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथाजारी काली मंदिर पर मंडराते खतरे को देखते हुए हाथाजारी मदरसा के छात्र सड़क पर धरना देकर उसकी सुरक्षा करते नजर आए। फरीदपुर में भी स्थानीय लोगों ने रामकृष्ण मिशन की सुरक्षा की। अभी जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं उससे हिंदू परिवार दहशत में हैं। कट्टरपंथी लगातार उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। ढाका के कई इलाकों में भी हिंदुओं के घरों को बर्बाद किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरें ढाका की है, जहां हिंदुओं के घरों में आगजनी को अंजाम दिया गया। अब देखिए किस तरीके से कट्टरपंथी उपद्रवियों ने महिला के घर को आग लगा दी। डरी सहमी महिला रोती रही, बिलखती रही, दर्द बयां करती रही। कुछ उपद्रवी महिला के घर के बाहर देखे गए, जो घर का सामान ले जा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही हिंदुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हिंदू बहुल इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम न होने की वजह से कट्टरपंथी उपद्रवियों को रोकना भी मुश्किल हो गया है। हिंदू रात भर सो नहीं पाए, महिलाएं मदद की गुहार लगाती रही। लोगों के सामने उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। अगली तस्वीर बांग्लादेश के बोगुरा जिले की है, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों के घरों को आग के हवाले कर दिया। पीरगाछा इलाके में भी हिंदू मंदिरों पर हमले को अंजाम दिया गया, यहां तक कि गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए हिंदू धर्मगुरु अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वहीं ढाका में बैंकों के बाहर भारी भीड़ जमा है। हजारों लोग बैंकों के बाहर जुटे हुए हैं। हिंसा के बीच बैंकों के बाहर जमा हुए लोग, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बैंक के बाहर ये भीड़ जुटी है, क्योंकि बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थिति है, जो हिंसा का माहौल है, उसे देखते हुए इन लोगों को चिंता है कि कहीं इनके पैसे भी डूब न जाए। इसी चिंता में जितने भी लोग हैं वो सभी बैंक के बाहर इकट्ठे हो गए हैं और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में आंदोलन की आड़ में कट्टरपंथी मानवता की तमाम सीमाएं तोड़ रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी के नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। तस्वीरें बांग्लादेश के चांदपुर की बताई जाती हैं। अत्याचार की ये इंतहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने क्रूरता सीमाएं लांघ दी हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जिस शख्स को पैरों से रौंदा जा रहा है वो पूर्व पीएम शेख हसीना का पार्टी का नेता बताया जा रहा है। युवक की पहचान छात्र नेता बालू खोका सलीम के रूप में की गई है, जिसकी पीट कर हत्या कर दी गई। सलीम चांदपुर का अध्यक्ष था। बांग्लादेश में मानवता की हत्या हो रही है। उग्र भीड़ ने सलीम पर हमला बोला और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा 2 हिंदू नेताओं की भी हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग के सदस्य हरधन रॉय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रंगपुर की एक अन्य हिंदू पार्षद काजल रॉय की भी विरोध प्रदर्शन में मौत हो गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे देने के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। हिंदू समुदाय के लोग डरे सहमे हैं। और एक और अपडेट बांग्लादेश से। बांग्लादेश की एक और जेल से 596 कैदी फरार हो गए। सतखिरा जेल से 596 कैदी फरार हो गए। उपद्रवियों के हमले के बाद कैदी भाग गए। और बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने ही तख्ता पलट की पूरी साजिश रची। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मानवाधिकार लहूलुहान हो रहा है, आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, देश को अराजकता की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। इन सब के पीछे कोई है तो पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का हाथ बताया जा रहा है। इसके लिए रहमान ने आईएसआई का साथ लिया। खबर है कि 6 साल पहले 2018 में आईएसआई ने तख्ता पलट की साजिश रची। बीएनपी चीफ ने तारिक रहमान इस साजिश में साथ दिया। लंदन में तख्ता पलट का प्लान बना था। इसके बाद आईएसआई ने तारिक रहमान और जमात इस्लामी के बीच गठबंधन कराया। इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी ने स्टूडेंट विंग तैयार किया। आईएसआई ने तारिक के जरिए स्टूडेंट विंग को कई मिलियन डॉलर भेजे। ढाका यूनिवर्सिटी के साथ निजी यूनिवर्सिटी में भी कैडर तैयार किए। आईएसआई ने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को जिम्मेदारी दी। बताया जाता है कि साजिश की जानकारी बांग्लादेशी खुफिया एजेंसी को भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर तक जानकारी नहीं पहुंचने दी गई और आरक्षण आंदोलन की आग के जरिए बांग्लादेश में हिंसा फैलाई और तख्ता पलट की नौबत ला दी। शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने बांग्लादेश संकट पर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब शेख हसीना सियासत नहीं करेंगी। देखिए पूरी खबर।
बांग्लादेश की तबाही और बर्बादी पर शेख हसीना ने चिंता जताई। शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का दिमाग है। अब बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। बांग्लादेश को विकसित बनाने का सपना टूट गया है। शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि अब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे BNP और जमात का हाथ है। बांग्लादेश में इतने बड़े हिंसक प्रदर्शन का स्पॉन्सर कौन है? भारत समर्थक शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह के लिए खाद और पानी कहां से मिल रहा है? इसके तार पाकिस्तान से कैसे जुड़ रहे हैं? इसको समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में आग लगने वाले जमात इस्लामी पर बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे जमात इस्लामी संगठन का हाथ है और जमात के ऊपर ISI का हाथ है। सूत्रों से खबर है कि जमात को पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है और ISI जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को सीक्रेट फंडिंग करके उसका इस्तेमाल 1971 वाला बदला लेने के लिए कर रही है। बात जहां तक चीन की है तो उसकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। असल में पिछले ही महीने शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंची थी। वो चीन से $5 बिलियन के आर्थिक लोन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चीन ने उन्हें सिर्फ $100 मिलियन की पेशकश की। इससे नाराज शेख हसीना ने अपनी यात्रा के एक दिन पहले ही खत्म कर दी थी। जानकारों ने चीन के इस रवैये के पीछे शेख हसीना की भारत यात्रा को बड़ी वजह माना था। चीन यात्रा से ठीक पहले शेख हसीना ने 2 बार दिल्ली की यात्रा की थी और इसी वजह से चीन उनसे चिढ़ा बैठा था। जलते बांग्लादेश के पीछे चीन के हाथ होने का शक इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि वो भारत समर्थक शेख हसीना की पार्टी को पसंद नहीं करता है। वो खालिदा जिया की पार्टी का ज्यादा करीबी है। और बांग्लादेश संकट के पीछे ग्लोबल विलेन चीन की साजिश हो सकती है। शातिर और चालबाज चीन भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थिरता और उथल पुथल की साजिश करता रहा है। श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और अब बांग्लादेश। देखिए चीन को बेनकाब करने वाला ये बड़ा खुलासा। बगावत की लपटें, गृह युद्ध जैसा बवाल, जलता बांग्लादेश, बर्बाद होता बांग्लादेश और फिर तख्ता पलट। शेख हसीना को भी मुल्क छोड़ना पड़ा। इस पूरी अस्थिरता और अराजकता के पीछे चीन की साजिश हो सकती है। किसी भी देश को बर्बाद करना लाल बादशाह जिनपिंग की पुरानी फितरत है। चीन का पहला शिकार हुआ श्रीलंका। कब्जाधारी चीन ने श्रीलंका को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया था। इसी कर्ज को ढाल बनाकर चीन ने उसके बंदरगाहों परियोजनाओं में घुसपैठ शुरू की और श्रीलंका आर्थिक और राजनीतिक संकट से घिर गया और राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा। चीन का ऐसा ही खेल भारत के एक और पड़ोसी देश म्यांमार में देखने को मिला, जब उसने भारत के प्रति झुकाव रखने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की लोकतांत्रिक पार्टी के खिलाफ साजिश रचकर वहाँ की सेना से तख्ता पलट करवा दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो का चीन प्रेम जग जाहिर है। जिनपिंग की शह पर वो भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसके पीछे भी चीन का कर्ज जाल है। नेपाल में भी चीन समर्थक KP शर्मा ओली के साथ उसका नापाक प्रेम जग जाहिर है। इसके अलावा पाकिस्तान कैसे जिनपिंग के हाथ की कठपुतली है, ये किसी से नहीं छिपा। और इस बीच शेख हसीना ने खुद बांग्लादेश में तख्ता पलट और बगावत के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश बताई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बड़ी साजिश को लेकर खुलासा किया था। बांग्लादेश की बर्बादी के पीछे कौन? किसके इशारे पर हुई बांग्लादेश में बगावत? किसने गिराई शेख हसीना सरकार? शेख हसीना के खिलाफ किसने मुल्क की आवाम को भड़काया? शेख हसीना को क्यों मुल्क छोड़ना पड़ा? बांग्लादेश की अराजकता कई सुलगते सवाल उठा रही है। बांग्लादेश संकट पर कई थ्योरी सामने आई है। बांग्लादेश में हिंसा से 2 महीने पहले ही शेख हसीना ने दावा किया था कि एक श्वेत देश उनके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्होंने किसी खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की इजाजत दी होती तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती। हालांकि शेख हसीना ने मुल्क का नाम नहीं बताया जिसने बांग्लादेश में एयरबेस बनाने का दबाव बनाया था और धमकी देते हुए कहा था कि आगे मुश्किलें और आएंगी। शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश हो रही है। बांग्लादेश के चटगांव और म्यांमार के एक हिस्से को लेकर अलग मुल्क बनाने का षड्यंत्र रचा गया था। इस साजिश के तहत ये श्वेत मुल्क बंगाल की खाड़ी में एक एयरबेस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश को किसी साम्राज्यवादी और विस्तारवादी ताकत ने शिकार बनाया? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद लूटपाट की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि लोग हैरान रह गए। पीएम आवास के महंगे सामानों की लूट मच गई। साड़ी, कपड़े, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, जिसे जो मिला वो लेकर चलता बना। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में भी जब 2021 में अमेरिकी फौज ने देश छोड़ा और तालिबान ने कब्जा किया तो वहां की तस्वीरें तो और हैरान करने वाली थी।
तालिबान लड़ाके राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की कुर्सियों पर बैठ गए। खाने पीने की चीजों की लूट मच गई थी। और अगर बात श्रीलंका की करें तो वहां भी 2022 में प्रदर्शनकारी जब राष्ट्रपति भवन में घुस गए तो वहां भी लूटपाट मच गई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर कुछ लोग जश्न मनाते हुए दिखे। बांग्लादेश के फुलबारी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के एक तबके ने जश्न मनाया। चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद भारत की सीमा से लगे बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के प्रमुख आयोजकों ने इस बीच कहा कि उनके द्वारा सुझाई गई सरकार के अलावा कोई भी सरकार स्वीकार नहीं की जाएगी। वो सेना की ओर से समर्थित या सेना के नेतृत्व वाली किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच देश के अंदर भी हालात पर नजर की जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। बीएसएफ के जवानों की मूवमेंट बढ़ गई है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी लगातार दूसरे दिन बॉर्डर के दौरे पर पहुंचे और हालात का जायजा ले रहे हैं। इस घोषणा के बाद भारतीय सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी जा रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बांग्लादेश बॉर्डर से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए यहाँ पे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश लिखा हुआ है। जो रिट्रीट यहाँ पे होता है उसका ये जगह है, ये इंडियन साइड है जहाँ पे हम खड़े हैं और सामने बांग्लादेश की साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान का जो एक आकृति बना हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपके बांग्लादेश आर्मी यहाँ पे खड़े हुए हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पेट्रापोल सीमांत वो सीमांत है जहाँ से सारे जो कि जितने भी सामान पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश जाता है या तो फिर बांग्लादेश से जाता है, ये साउथ बंगाल का एक ट्रांजिट रूट है जिसको पेट्रापोल कहा जाता है, नॉर्थ 24 परगना में है। और यहाँ पे अभी स्थिति कंट्रोल में रखने के लिए बीएसएफ के जो अधिकारी हैं हमको दिखाना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे इस साइड बीएसएफ का जगह है वो यहाँ पे अभी खड़े हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं बीएसएफ का जगह भी यहाँ पे किस स्थिति में बने हुए हैं। आप बीएसएफ के अधिकारी जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे निगरानी रख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएफ खड़े हैं यहाँ पे। और अभी बांग्लादेश बॉर्डर से अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि दत्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी रवि आज सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है बॉर्डर इलाकों की। वहां पर सुरक्षा को लेकर इस वक्त किस तरह के इंतजामात आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े वर्ग में ये आशंका बनी हुई है कि कहीं इन हालात का फायदा उठाकर जो असामाजिक तत्व हैं वो भारत में प्रवेश ना कर जाएं। नहीं देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पेट्रापोल, एक बार आपको यहाँ के जो विजुअल्स है वो दिखा देते हैं, आपको फिर समझ में आएगा यहाँ पे कैसे स्थिति बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए। ये देखिए, ये जीरो लाइन है जहाँ पे बीएसएफ के जो लोग हैं वो पर्सनल है वो खड़े हुए हैं और यहाँ पे गार्डरेल्स लगे हुए हैं। उस तरफ अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश का साइड पूरा बिल्कुल खाली है। बस जो घूम रही है वो बांग्लादेशी बस है, लेकिन यहाँ से सिर्फ पैसेंजर्स का जो ट्रांजिट है वो यहाँ पे हो रहे हैं। आपको एक बार दिखाई देता है, पैसेंजर टर्मिनल जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे है, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जो नॉन फेंस्ड बॉर्डर है वहाँ से ज़्यादा बीएसएफ जो है गार्ड कर रही है ताकि वहाँ पे ऐसा कुछ एलिमेंट्स ना आ जाए जो कि बॉर्डर क्रॉस करके हमारा यहाँ पे घुस सके हम भारत में। तो इसका कड़ी निगरानी रखा जा रहा है। और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे बस जाती है, पैसेंजर्स जाते हैं। देखिए कुछ पैसेंजर्स है जो बांग्लादेश से यहाँ पे आ रहे हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे चेकिंग हो रही है, वो यहाँ पे आ रहे हैं और वो यहाँ पे आके फिर यहाँ के जो पैसेंजर टर्मिनल है वहाँ से वो बाहर जा रहे हैं। तो दोनों तरफ जो चेकिंग हो रही है, कड़ी चेकिंग हो रही है। और ये चेकिंग के बीच में ऐसा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वैसा यहाँ पे होने की कोई मतलब
जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी बनाया गया है वो सिक्योरिटी कड़ी है, क्योंकि आज बीएसएफ का डीजी है वो आए हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यहाँ पे रखा गया है। तो हालांकि अगर पेट्रापोल की बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल बंद है। यहाँ के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं उनका ये कहना है गाड़ी सारे रुके हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। दादा আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছেন? ওই পাশে যাচ্ছি। বাংলাদেশ তো ঢাকা? বাংলাদেশ না, যশোর। যশোর যাচ্ছেন, তো এখানে এসেছিলেন কাজে? হ্যাঁ। तो देखिए ये जशोर जा रहा है, यहाँ से 35-36 किलोमीटर है। जशोर यहाँ पे 35-36 किलोमीटर है, वो वहाँ पे जा रहा है, उसका आगे ढाका है। तो यहाँ पे जो स्थिति यहाँ पे बना के रखे हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है कि कड़ी निगरानी रखा गया है। हालांकि आम दिनों पे जो लोग यहाँ पे आते जाते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको दिखाएंगे कि पासपोर्ट यहाँ पे कैसे चेकिंग हो रही है। दादा কোথায় যাচ্ছেন আপনারা? ঢাকা? যশোর। যশোর যাচ্ছেন। তো বাংলাদেশের অবস্থা এখন কি শুনছেন? এখন মোটামুটি ভালো আছে শুনছি। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই তো? ভয়ের ব্যাপার নেই, পাশে লোক আছে আমাদের, নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিন্তু এমনি এমনি শান্ত রয়েছে আপনার দেশ? আপাতত শান্ত আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि दत्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर भारत शेयर करता है बांग्लादेश से। ऐसे में सीमा पर चौकसी बढ़ाया जाना इस वक्त बहुत जरूरी है और वो हम देख भी रहे हैं इन तस्वीरों में। और साथ ही बांग्लादेश भारत सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज एक हाई लेवल बैठक होने वाली है। कल से बॉर्डर बंद है, पुलिस कॉम्बैट फोर्स हिली बॉर्डर पर तैनात है। बीएसएफ के साथ साथ पुलिस भी सीमा पर विशेष निगरानी रख रही है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की ये हिली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देख सकते हैं कि सीमा पर भारी संख्या में सेना के जवान तैनात हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। कल दोपहर से दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है, जिसके बाद से कारोबार के लिए भारत में आए कई बांग्लादेशी फंस गए हैं। वो बांग्लादेश में हालात को लेकर काफी चिंता में है। लोगों के विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद संचार सेवा पूरी तरह से ठप है, जिसके बाद लोगों का परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं हो रहा। लोग घर लौटने को बेताब है। बांग्लादेशी भी चाहते हैं कि देश में শান্তি লটে। মারামারি বা গোলাগুলি বা কোনো অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর এগুলো নাই নাকি আর কি? আশা তো করি, এখন জানি না পথে কি হবে। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बांग्लादेश के हेली में आज सुबह से दुकानें बंद रहीं, सड़कें सुनसान रहीं। लोग इस बात पर भी असमंजस में हैं कि दोनों देशों के बीच यात्रा आज शुरू होगी या नहीं। पुलिस ने बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक की है। आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश में अशांति के कारण भारत में घुसपैठ बढ़ सकती है। दक्षिण दिनाजपुर जिले के हिली समेत पूरे भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर है कि जिस विमान से शेख हसीना भारत आई थी वो सुबह 9 बजे वापस उड़ान भर चुका है। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच 2 गाड़ियां एयरबेस पहुंची, जिसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं टीवी 9 संवाददाता अंजू निर्वाण की। 2 वीवीआईपी गाड़ियां जो कि खासतौर से बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट फ्लीट का हिस्सा होती हैं, वो 2 काली गाड़ियां जो हैं अभी यहाँ से सीधे हिंडन एयरबेस के अंदर गई हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो पुलिस फोर्स की जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पर हिंडन एयरबेस के एरिया की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस बात की संभावना हो सकती है कि उन 2 काली गाड़ियों में से एक में हो सकता है कि शेख हसीना बैठकर आए या फिर उन 2 गाड़ियों में उनसे मिलने के लिए कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है वो हुई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि कोई वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई। आप देखिए यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो एक तरफ जो हिंडन एयरबेस पे जो एयरफोर्स की अपनी सुरक्षा होती है, इंटरनल सुरक्षा, वो भी बढ़ाई गई है। और देखिए, इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। बांग्लादेश के हालात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर देंगे बयान। राज्यसभा में दोपहर 2:30 बजे सरकार की तरफ से बयान दिया जाएगा। लोकसभा में 3:30 बजे विदेश मंत्री जयशंकर इसी मसले को लेकर बयान देंगे। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग में भी विदेश मंत्री की तरफ से बांग्लादेश को लेकर रुख साफ किया गया था। सरकार का रुख क्या है ये बताया गया था और अब संसद के दोनों सदनों में भी वो इस मसले को लेकर बयान देने जा रहे हैं। अपडेट क्या है?
जी बिल्कुल, जो बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं उसके 24 घंटे होने को आ गए हैं और अभी तक सरकार ने कोई बयान नहीं आया। और ऐसे में सरकार 2:30 बजे विदेश मंत्री, जैसा कि आपने बताया कि राज्यसभा में बांग्लादेश के हालात को लेकर सदन को बताएंगे और 3:30 बजे लोकसभा में अपना बयान जारी करेंगे। उसके पहले सुबह 10 बजे विदेश मंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विदेश मंत्री के साथ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम सरकार के वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे, विपक्ष के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और उस बैठक में जो विपक्ष है देश का, उसको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। और सबसे अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सब एकजुट है, एक राय है और सबने सरकार की जो नीति है, सरकार की जो डिप्लोमेसी है, सरकार की जो विदेश नीति है, खासतौर से बांग्लादेश को लेकर उसका समर्थन किया। खासतौर से राहुल गांधी और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सरकार ने जो बांग्लादेश में स्ट्रेटजी अपनी अपनाई है वो बिल्कुल सही है। और एक बात जो बार बार कहा जा रहा है शेख हसीना को लेकर, तो आज की बैठक में किसी ने भी शेख हसीना के बाहर बांग्लादेश से आकर भारत में रहने या रुकने को कोई सवाल नहीं किया। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि शेख हसीना जो है अभी जिस मनोस्थिति से गुजर रही है, तो ऐसे में सरकार को कुछ समय देना चाहती है, कुछ स्पेस देना चाहती है ताकि वो अपने अगले कदम को तय कर सके, उनको भारत में रहना है या आगे जाना है। लेकिन अभी तक पॉलिटिकल एसाइलम शेख हसीना ने नहीं मांगा है। हाँ, ये जरूर है कि भारत सरकार ने सबको आश्वस्त किया है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश के साथ जो लगी हुई हैं उनको लेकर किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं है। हमारी सेना, हमारी BSF जो है और मुस्तैद है। इसके अलावा जो भारतीय वहाँ पर बांग्लादेश में अभी बचे हुए हैं, लगभग 12-13 हज़ार भारतीय हैं जो भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। सरकार ने कहा कि उनको भी लाने के लिए अगर वो चाहते हैं तो कोशिश की जाएगी। हमारा हाई कमीशन ढाका में काम कर रहा है और सरकार लगातार वहाँ की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके संपर्क में है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। तो ऑल पार्टी मीटिंग में एक तरह से सरकार ने अपना रुख साफ किया है और ऑपोजिशन भी सरकार की पॉलिसी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश को लेकर आज सदन में क्या बयान दिया जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ेंगे। 1975 में बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब शेख हसीना का पता रिंग रोड पर लाजपत नगर का 56 नंबर मकान हुआ करता था। इस जगह पर उन्होंने अपने पति और 2 बच्चों के साथ काफी समय बिताया। उस प्रॉपर्टी के मालिक पुनीत कोहली ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत। इस वक्त हम रिंग रोड पे खड़े हैं और ये लाजपत नगर पार्ट 3 का इलाका है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम इस इलाके का जिक्र क्यों कर रहे हैं और ये क्यों सुर्खियों में आया है। उसकी वजह है इसके हमारे पीछे ये प्रॉपर्टी, ये 56 रिंग रोड है। ये वो प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी किसी ज़माने में जहाँ पे कि शेख हसीना आके यहाँ पे रुकी थी। हमारे साथ प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो TV9 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आपका किस तरीके की प्रॉपर्टी थी और कब यहाँ पे शेख हसीना आई थी? ऐसे जी, हमारी प्रॉपर्टी जो ये थी, इट वाज काइंड ऑफ अ बंगलो प्लॉट। जब वो यहाँ पे आए तब यहाँ पे ऑलरेडी उनकी हाई कमीशन रन कर रही थी, क्योंकि पोस्ट लिबरेशन उन्होंने ये हमारे से रेंट पे ले लिया था। शी इज़ अ वेरी हम्बल लेडी, वेरी डाउन टू अर्थ हम्बल लेडी, बहुत अच्छी तरीके से एंड वेरी वेल वर्स्ड, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा वो है। और उसी हिसाब से आप देख रहे हैं भारत के साथ भी क्या संबंध रहे उनके हमेशा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार और हिंसक घटनाओं पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर की है। VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से इस मुद्दे पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन ने खास बातचीत की। बांग्लादेश से जो कुछ तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली है, खास करके वहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आलोक कुमार से हैं। किस तरह की वहाँ पे तस्वीर देखने को मिल रही है? इसका एक बहुत एग्जैक्ट डाटा आना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था, पर हमारे पास में ये कंफर्म्ड है कि बांग्लादेश के हर जिले में माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया गया है। ISI की प्रेरणा से वहाँ के कुछ सेक्शंस को भड़का करके हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? एक समय वहाँ 32% थे हिंदू, आज 8% है। हम सरकार से कहेंगे हर तरह का, हर संभव प्रयत्न करके वहाँ के अल्पसंख्यकों को, हिंदूज को, सिख्स को, जैन बौद्ध को, क्रिश्चियंस को सुरक्षा की व्यवस्था करें। बांग्लादेश में PM आवास से लूट का नया वीडियो सामने आया है। लोग PM आवास से सामान लेकर जाते दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने PM आवास से सोफा, पंखा, कुर्सी सब लूट लिया। जिसके हाथ जो लगा वो सामान लेकर निकल गया। तस्वीरें आप देखिए,
किस तरह से लोग एक एक करके सारा सामान लूट कर ले जाते नजर आ रहे हैं। जिसे जो हाथ लगा वो लेकर यहां से चलता बना। और बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री ने TV9 से कहा, मेरी जान को भी खतरा है। अब्दुल मोमेन का ये बयान, शेख हसीना सरकार में विदेश मंत्री थे अब्दुल, और अब उन्होंने अपनी जान का खतरा होने की बात कही है। अब्दुल मोमेन के घर पर भी लूटपाट हुई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब्दुल मोमेन के घर पर किस तरह से लूटपाट हुई है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर TV9 भारतवर्ष ने अब्दुल मोमेन, जो कि शेख हसीना की सरकार में विदेश मंत्री थे, उनसे बात की है। अब्दुल मोमेन ने TV9 भारतवर्ष से ये कहा है कि उनकी जान को भी खतरा है, उन पर भी हमला हो सकता है। हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हमलों का दौर थमता हुआ नहीं दिख रहा है, हिंसा का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में ये कहा है कि उनकी जान को भी खतरा है। उनके घर पर भी लूटपाट हुई है और उसी लूटपाट की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन के घर को किस तरह से उग्र प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया, वहां पर लूटपाट की गई, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बांग्लादेश में किस तरह के हालात हैं इस वक्त, कैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसकी ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। शेख हसीना की सरकार में विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन की जान को भी खतरा है, ये बात उन्होंने खुद TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में कही है। उन्होंने ये भी हमें बताया कि उनके घर में लूटपाट की गई है। अब उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल के घर में प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए और यहाँ पर भी अराजकता का पूरा माहौल नजर आया, जमकर की गई लूटपाट। बांग्लादेश में बदले हालात के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। खालिद जिया 10 साल तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। देखिए बांग्लादेश की बदलती सियासत पर ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में तख्तापलट से सियासी समीकरण बदल चुके हैं। मुल्क और सत्ता से शेख हसीना बेदखल हो चुकी है। इस घटनाक्रम का सबसे ज्यादा फायदा पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया को मिला है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल में बंद खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया है। बेगम खालिदा जिया 1984 से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 2018 में जेल भेज दिया गया था। खालिदा फिलहाल बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। खालिदा को पार्टी और उनके परिवार की ओर से बार बार स्थायी रिहाई और इलाज के लिए विदेश भेजने का अनुरोध किया जाता रहा है, मगर इस संबंध में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब बदले हालात में राष्ट्रपति ने खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दिया है। सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने कहा है कि खालिदा जिया की रिहाई के साथ ही इलाज के लिए विदेश भेजने का इंतजाम भी किया जाएगा। खालिदा करीब 6 साल बाद जेल से रिहा होंगी। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा का दौर चल रहा है। कहा जा रहा है कि प्रोफेसर यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। प्रोफेसर यूनुस नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। उनके नाम का ऐलान आंदोलन के नेता नाहिद इस्लाम ने किया। नाहिद ने कहा कि प्रोफेसर यूनुस ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इस बीच बांग्लादेश में आगे होगा क्या, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। खबर है कि बांग्लादेशी सेना की देखरेख में अंतरिम सरकार बन सकती है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया, उसके बाद सरकार गठन में उनकी भूमिका भी अहम हो सकती है। ताजा आंदोलन की सूत्रधार रही जमाते इस्लामी भी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सहयोगी है। इसके बाद खबर है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को पीएम बनाया जा सकता है। अंतरिम सरकार में कई पार्टियां भी शामिल होंगी।
खालिदा जिया पर 1996 के चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद विपक्ष ने बॉयकॉट किया था। 19 फरवरी को खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें पद से हटाने के लिए शेख हसीना की अगुवाई में विपक्ष ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। बाद में 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा था। खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज 2 मकान ढह गए। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसा करीब सुबह 3 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि 2 बिल्डिंग्स हादसे का शिकार हुई जो जर्जर हालत में थी, जिनकी मरम्मत के लिए कई बार नगर निगम से मंजूरी मांगी गई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बिल्डिंग करीब 70 साल पुरानी बताई जा रही है। हादसे के वक्त बिल्डिंग में 8 से 9 लोग मौजूद थे। जैसे ही बिल्डिंग ढहने लगी, चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग जान बचाकर भागने लगे। जो बिल्डिंग धराशायी हुई है वो काशी विश्वनाथ मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर थी। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक सिपाही भी गंभीर रूप से घायल हो गया। संकरा रास्ता होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी आई। काफी दिनों से ये मकान जर्जर थी। लगभग कम से कम 15 से 20 साल से ये जर्जर है। काफ़ी दिनों से नगर निगम का चक्कर हम लोग काट रहे थे और जो वहाँ पर अधिकारी बैठे रहते हैं, वहाँ पर अधिकारी बस पैसा मांग रहे हैं कि हमको पैसा मिलेगा तब हम साइन करेंगे, तब आदेश पास करेंगे कि ये मकान डिमोलिश किया जाए कि नहीं किया जाए। हादसे की वजह से आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। और राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। राजस्थान के किस जिले में बारिश से हालात काफी बिगड़ गए, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के अजमेर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। बारिश की वजह से किस तरह के हालात हैं वो आपके सामने हैं। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोग घरों में कैद हो गए। अब अजमेर के इस जनता क्लिनिक की हालत देखिए, जिसके अंदर और बाहर कई फीट पानी भरा है। भारी जल भराव के चलते जनता क्लिनिक का दरवाजा बंद करना पड़ा। जटिल परिस्थितियां हैं इतनी कि पूछो मत। कोई बीमार व्यक्ति आता है तो यहाँ जनता क्लिनिक से वापस लौट जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी है। इतना पानी भरा हुआ कि घरों में कम को 2-2.5 फीट पानी भरा हुआ। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी देखने को मिला, तो वहीं घरों में भी पानी भरने से लोग परेशान हैं। अजमेर में बारिश के अलर्ट के चलते आज सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। अब एक नजर जोधपुर के हालात पर, जहां रेल पटरियों पर पानी भरने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही रद्द करनी पड़ी। और अब खबर जयपुर की, जहां स्कूल में 10 साल की मासूम को महिला शिक्षक ने बेरहमी से पीटा। घटना 3 अगस्त की है। तस्वीरें क्लासरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल में बच्चों के साथ बदसलूकी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जयपुर में बनी पार्क स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का है, जहां एक 10 साल की बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पूरी वारदात क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखिए किस तरह से डेस्क पर बैठी एक बच्ची को टीचर बाल पकड़कर खींचते हुए जोर से जमीन पर पटकती हुई नजर आ रही है। जब बच्ची को जमीन पर पटका गया, उस वक्त क्लास में बाकी बच्चे भी वहां मौजूद थे। बच्ची की पिटाई देखकर बाकी बच्चे सहम जाते हैं और डरे सहमे अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। जमीन पर पटके जाने के थोड़ी देर बाद बच्ची खुद ही जमीन से उठती है और डेस्क पर सिर नीचे रखकर रोने लगती है। बताया जा रहा है कि जमीन पर पटकने से बच्ची के हाथ में मोच आ गई है। वीडियो देखकर लगता है कि शायद बच्ची ने हाथ उठाकर टीचर से कुछ पूछा था, जिसको लेकर टीचर इतने गुस्से में आ जाती है कि तेजी से बच्चे के पास आकर गुस्से में बच्ची के बालों से पकड़ते हुए जमीन पर पटक देती है। जिस टीचर ने बच्ची को जमीन पर पटका उसका नाम बबीता चौधरी है, जिन पर इससे पहले भी बच्चों के साथ मारपीट के आरोप लगते रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ग्रेटर नोएडा में स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बड़े संस्थानों को आंगनबाड़ियों की मदद करनी चाहिए। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल के उद्घाटन की है। बिजनेस स्कूल का उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि हर संपन्न शख्स को अपने से गरीब की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा ये दायित्व है कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाएं। एक कार्यकर्ती 50 बच्चों को पढ़ाती होगी और एक और इतना बड़ा भव्य बिल्डिंग, और इसमें बच्चे बिजनेस पढ़ने के लिए आएंगे।
तो ये जो बीच में खाई है ना मित्र, खाई को दूर करना। और इसी वजह से हमारा ये प्रयास है कि ऊपर वाले नीचे वालों को मदद करें। राज्यपाल ने लोगों से अपील की अपना और अपनों का जन्मदिन किसी होटल या रेस्टोरेंट के बजाय आंगनबाड़ी केंद्रों में मनाएं। इससे आपको अलग तरह का अनुभव मिलेगा।